हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। कि आज़ादी के बाद हमने क्या किया, हमारे एक देश का निर्माण हुआ, भारत देश का। तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है, क्या क्या चैलेंज आते हैं इसमें, क्या क्या कठिनाई आती हैं, क्या परेशानी आती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, इसको मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चुनौतियां आई, कैसे विभाजन हुआ, कैसे रजवाड़ों का विलय होता है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे राज्यों का गठन होता है वो कैसे होता है, भाषाओं के आधार पे, कैसे विकास के आधार पे, वो सारी की सारी चीजें हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले राष्ट्र क्या होता है। तो देखो, राष्ट्र क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें रहने वाले लोगों की भावनाएं आपस में जुड़ी हैं, या एक ऐसा क्षेत्र जिसमें रहने वाले सभी लोग किसी न किसी विशेष भावना से आपस में जुड़े हैं, और वो विशेष भावना से जुड़े हुए सभी लोगों का जो क्षेत्र है वो राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, वैसी भावना उन लोगों की किसी दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं होती जैसे उस क्षेत्र के लिए है। जैसे भारत में रहने वाले सभी लोगों की भावना जुड़ी हुई है कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। ठीक है, तो ये पूरा भारत का जितना क्षेत्र है इसको हम राष्ट्र बोलते हैं कि ये हमारा राष्ट्र है। साथ में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारी भावनाएं उस तरह से नहीं जुड़ी हैं जिस तरह से हमारी अपने देश के लोगों के साथ भावनाएं जुड़ी हैं, तो हम उसको हमारा राष्ट्र नहीं मानेंगे। ठीक है, तो राष्ट्र क्या है, ऐसा क्षेत्र जिसमें रहने वाले सभी लोग एक विशेष भावना से आपस में संबंध रखते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, उस पूरे क्षेत्र को हम राष्ट्र बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो, देखो, अब ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये यहाँ पे अंडमान निकोबार है, 1 2 और ये 3, और ये यहाँ पे है लक्षद्वीप। ये सारा क्या है, भारत है हमारा। तो मैं 4 व्यक्तियों का एग्जाम्पल लेता हूं, ए बी सी और डी। ये 4 ABCD नाम के 4 व्यक्ति हैं। एक रहता है ए यहाँ पे पंजाब के अंदर, बी रहता है यहाँ पे चेन्नई के अंदर, सी रहता है यहाँ पे अंडमान के अंदर, और एक डी व्यक्ति है इस क्षेत्र में, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, ये किसका क्षेत्र है, पाकिस्तान। तो देखो, अगर अफगानिस्तान से कोई व्यक्ति आता है और इस डी को पीट के चला जाता है, तो जो ए है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से देखता रहेगा, ठीक है भाई पाकिस्तानी है, पिटता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। या फिर इस डी पे कोई परेशानी आती है तो हम इसके साथ इतनी वो भावना नहीं रखेंगे। ठीक है, हम इसके साथ वो भावना नहीं रखेंगे क्योंकि हम समझे कि ये एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री से इधर जो लोग रहते हैं उनके साथ हमारी वैसी भावना नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखो, ए से डी नजदीक है और ए से बी दूर है और सी भी दूर है। कंपैरिजन करें बी और सी का, तो बी और सी ए से दूर है और डी नजदीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान का व्यक्ति अफगानिस्तान का व्यक्ति बी को आके पीटे या सी को आके पीटे, तब हमें दिक्कत होगी। तब हम क्या करेंगे, हम एक्शन लेंगे और हम रोकेंगे इसको। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि ये बी है ना, ये हमारा भाई है, ये सी है, ये भी हमारा भाई है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले, इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग क्या हैं, सारे हम भाई हैं।
इस क्षेत्र में रहने वाले भी हम क्या हैं, 22, इधर रहने वाले भी हम सब क्या हैं, 22। तो इस पूरे क्षेत्र के लोगों की भावना, एक सारे के सारे लोग हैं वो विशेष भावना से जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को हम अपना राष्ट्र मानते हैं। अपना क्या मानेंगे, राष्ट्र। तो ये भी राष्ट्र का हिस्सा है, ये भी राष्ट्र का हिस्सा है, और ये भी राष्ट्र का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये क्षेत्र हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें जो भी व्यक्ति इसमें रहते हैं उससे हमारी कोई विशेष भावना हम नहीं रखते। ठीक है, उससे हम प्यार की भावना नहीं रखते। तो एक क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी विशेष भावना से जब आपस में जुड़े रहते हैं, अच्छी भावना से आपस में जुड़े रहते हैं, उसको, उस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं राष्ट्र। तो ये हमारा पूरा क्या है, राष्ट्र। तो चैप्टर हमारा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, क्या क्या चैलेंज आए जब हमने राष्ट्र का निर्माण किया, तो क्या क्या चैलेंज आए। क्या सच में हमारा देश ऐसा ही था जो आज दिखाई देता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं 1947 की, क्या था कि हमारे देशों पर लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, और जब अंग्रेज, हम क्या है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं और अपने देश को आजाद करवा लेते हैं। जब हमारा देश आजाद होता है, अंग्रेज कहते हैं ठीक है भाई, हम आपको आजाद करते हैं, अब अपना आप देश बनाओ। तो उस टाइम पे हमारा देश इतना कमजोर हो चुका होता है, इतना वीक हो चुका है कि इसके सामने बहुत सारी परेशानी आती हैं। तो जब हम राष्ट्र को आजाद करते हैं, हमारे देश को आजाद करते हैं और फिर राष्ट्र बनाते हैं इसको, तो क्या क्या चैलेंज हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज आया वो आया एकता कायम करने का। सबसे जो पहला चैलेंज आया था वो आया था एकता कायम करने। अब देखो, जब हमारे देश को देखते हैं तो हमारा देश किसी भी महादेश से कम नहीं है। दुनिया में छोटे छोटे देश हैं, लेकिन हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी जनसंख्या है। 7 धर्म है बड़े बड़े। कितने धर्म हैं? 7। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। ठीक है, इतने धर्म है। 4000 के आसपास जातियां हैं, 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं, अनेक तरह की संस्कृतियां हैं। इतनी विविधता हमारे देश में है, या हम कह सकते हैं हमारा देश विविधताओं का देश है। तो इतनी विविधता होने के बाद सबको इकट्ठा करना, एक राष्ट्र में बांधना एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती क्या आई कि एकता कायम करने की, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, बहुत सारी संस्कृति, ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं। तो ऐसे इन सभी समस्याओं के बावजूद हमें देश को इकट्ठा करना था। तो सबसे बड़ी जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो थी हमारे देश में एकता कायम करने की। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण में पहली चुनौती क्या आती है? अंग्रेज जब आजाद कर देते हैं हमें, तो जब हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो पहली चुनौती तो एकता कायम करने की ही आती है कि कैसे एकता स्थापित की जाए। उसके बाद जो दूसरी चुनौती आती है वो है लोकतंत्र कायम करने की। लोकतंत्र क्या होता है? देखो, जब हमारा देश आजाद होता है उस टाइम पे 2 लोगों का शासन होता है हमारे पास। ठीक है, हमारे देश के ऊपर एक तो देशी राजाओं का और एक अंग्रेजों का। ठीक है, तो जहां पे राजाओं का राज था वो क्षेत्र राजतंत्र थे। कैसे क्षेत्र थे? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का राज, लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी सरकार, ऐसा राज जिसको लोग चलाएं, या हम कह सकते हैं ऐसी सरकार जिसको लोग चुने और वो सरकार लोगों के लिए काम करे। ऐसी सरकार जिसको लोग चुने और लोगों के लिए वो काम करे, तो उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या राष्ट्र निर्माण में थी लोकतंत्र कायम करने की। अब देखो, जब हमारा देश आजाद होता है उस टाइम पे हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या निरक्षर थे, मतलब साक्षर नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा लोग अनपढ़ थे। अब जब इतने लोग अनपढ़ हैं तो उनको लोकतंत्र कैसे कायम किया जाता है? लोकतंत्र चुनाव के जरिए कायम होता है कि हम चुनाव करते हैं, सरकार का वोट डालते हैं, फिर सरकार बन जाती है। लेकिन जब लोग अनपढ़ है, उनको वोट की नॉलेज नहीं है कि किस तरह से वोट डाली जाए, वोट क्या होती है, बहुत सारी इन चीजों का उनको ज्ञान ही नहीं था। तो इनकी जब नॉलेज नहीं है तो किस तरह से लोकतंत्र कायम करने में भागीदारी ले सकते हैं? तो सबसे बड़ी दूसरी जो चुनौती थी ये थी लोकतंत्र कायम की, क्योंकि हमारा देश अनपढ़, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी अनपढ़ थी और उनको चुनाव का ज्ञान नहीं था, ना ही वोट डालने का ज्ञान था। ठीक है,
तो इन कंडीशंस में जो दूसरी प्रॉब्लम आती है लोकतंत्र की आती है राष्ट्र के निर्माण में, ठीक है। हाँ, उसके बाद तीसरी जो मेन प्रॉब्लम है वो थी सबका विकास। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक शहर है और उस शहर के आसपास जितनी भी जनसंख्या रहती है वो जनसंख्या क्या होगी कि वो जनसंख्या जल्दी विकास करेगी, क्योंकि शहर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, विकास के अवसर ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं, तो शहर के आसपास के क्षेत्र, शहर के क्षेत्र जल्दी जल्दी विकास करेंगे। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो दूर दूर के गांव हैं, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र और जो जंगली क्षेत्र जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, अब इन क्षेत्रों का विकास करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सरकार उन तक पहुंच ही नहीं पाती। अब एक बहुत दूर का कोई क्षेत्र है जहाँ पे सरकार की पहुंच नहीं बन पाती, तो जब सरकार की पहुंच ही नहीं बन पाती तो वहां पे विकास तो एक सेकेंडरी चीज रह जाती है। तो इस तरह से जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है विकास की, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा देश था, ठीक है, हम बहुत बड़े राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे और इस राष्ट्र में लोग पहाड़ों में, जंगलों में, दूर दराज क्षेत्रों में रहते थे, तो सबका विकास करना, सबको एक साथ लेके चलना, सबका डेवलपमेंट करना, ये तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो ये तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, राष्ट्र के निर्माण में। उसके बाद बात करें हम विभाजन की। अब विभाजन क्या था, तो देखो अंग्रेज जब आजाद करके जाते हैं हमारे देश को तो एक प्रॉब्लम दे जाते हैं, वो है बंटवारा करके जाते हो हमारे देश का। बंटवारा क्या होता है, एक पार्टी होती है अपने देश में, पहले इस पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग, ठीक है, क्या नाम है, मुस्लिम था, मतलब पहले थी ये हमारे देश की पार्टी थी ये मुस्लिम लीग। इसका गठन होता है 1906 में। तो ये मुसलमानों की पार्टी थी हम कह सकते हैं। तो ये पार्टी क्या करती है, ये पार्टी एक अलग देश की मांग करती रहती है। क्यों करती है, ये सोचती है कि अगर लोकतंत्र कायम होता है तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग सरकार चुनेंगे, और लोग किसको चुनेंगे, ज्यादातर लोग हमारे देश में पता है या हर जगह पे धार्मिक संबंधों को देखते हुए सरकार को चुनते हैं। तो ये जो मुस्लिम लीग पार्टी थी ये समझती थी कि ये जो क्षेत्र है ये भारत का क्षेत्र है, इसमें हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, तो हिंदू जनसंख्या ज्यादा है तो इसमें अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भी हिंदुओं का बनेगा, सरकार हिंदुओं के पक्ष में रहेगी, हर बार हिंदुओं की सरकार बनती रहेगी, मुस्लिमों की सरकार नहीं बन पाएगी। तो इनको ये डर रहता था कि मुस्लिमों की सरकार नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए ये अलग देश की मांग करते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वो दिए जाए और वहां पे हम अलग देश बनाएंगे, हमारा अलग देश बनाया जाए जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा रहे। तो इस मुस्लिम लीग के इसकी जो डिमांड थी इसको अंग्रेज मान लेते हैं और भारत का बंटवारा कर देते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ठीक है। तो कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है विभाजन की, तो प्रक्रिया क्या है, ऐसे क्षेत्र, हाँ एक बात आप याद रखना कि जो विभाजन होता है ये धार्मिक जनसंख्या के आधार पर होता है, धार्मिक जनसंख्या, ठीक है, इसके आधार पे विभाजन होता है। जैसे देखो पहले जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे ऐसा था, भारत ये बांग्लादेश का क्षेत्र भारत में शामिल था और ये पाकिस्तान का क्षेत्र था, ये भारत के अंदर ये शामिल था, ये पूरा एरिया। अब धार्मिक जनसंख्या के आधार पे बंटवारा होता है अपने देश का। तो ये जो क्षेत्र होता है ये, इस क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा होते हैं और एक ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होती है। तो इन दोनों क्षेत्रों को पाकिस्तान घोषित किया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों को कौन सा देश बनाया जाता है, पाकिस्तान। इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, पूर्वी पाकिस्तान, और जो ये क्षेत्र है इसको नाम दिया जाता है पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान। और जो ये क्षेत्र बच जाता है यहाँ पे हिंदू जनसंख्या ज्यादा रहती है
तो इसको हिंदुस्तान या भारत देश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह धार्मिक जनसंख्या के आधार पे हमारे देश का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया थी जनसंख्या के आधार, धार्मिक जनसंख्या के धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ हमारे देशों का। ठीक है, किसके आधार पे होता है? धर्म के आधार पे। और ये जो बाउंड्री बनाता है कि भाई इतना इतना भारत है, इतना इतना पाकिस्तान है, वो बाउंड्री कौन बनाता है? रेडक्लिफ। ठीक है, ये एक अंग्रेज अफसर होता है, इसको काम सौंपा जाता है बाउंड्री बनाने का, भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करो। तो इसलिए जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है ना, सीमा रेखा है, उसका नाम भी रेडक्लिफ रेखा है। ठीक है, उस बाउंड्री का क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा। तो प्रक्रिया क्या थी कि धर्म के आधार पे बंटवारा हो जाता है। अब उसका परिणाम क्या होता है? विभाजन का। विभाजन का परिणाम बहुत ही भयंकर खतरनाक होता है। क्या? कि एक तो इतनी बड़ी जनसंख्या विस्थापित हो जाती है। क्या परिणाम आते हैं इसके? सबसे बड़ा जो मेन परिणाम है विस्थापन का, विस्थापन। ठीक है, ठीक है, विस्थापन। तो यहाँ पे जो हिंदू जनसंख्या थी वो इधर आने की कोशिश करती है, हिंदू क्षेत्र में। यहाँ पे हिंदू जनसंख्या थी वो इधर आने की कोशिश करेगी। यहाँ की जो मुस्लिम जनसंख्या है वो इन क्षेत्रों में आने की कोशिश करती है। ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ से वहां जनसंख्या विस्थापित हो जाती है। मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में जाने की कोशिश करते हैं, और जो पाकिस्तान क्षेत्रों में जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में आने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ी संख्या, लगभग 20 लाख के आसपास, सॉरी 20 लाख से भी ज्यादा है भाई, ये लगभग 80 लाख की कह सकते हैं। 80 लाख के आसपास क्या है कि जनसंख्या विस्थापित हो जाती है। ठीक है, 80 लाख के आसपास जनसंख्या विस्थापित होती है। कोई पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान से कोई भारत में आता है। तो इस तरह से एक बड़ी संख्या विस्थापित होती है, और विस्थापन के साथ साथ क्या आता है? दंगे फसाद। ठीक है, मारकाट, हत्याएं, बलात्कार, ये सारी की सारी प्रॉब्लम भी विस्थापन के साथ ही आती हैं। ठीक है, यहाँ से जो ट्रेन जाती थी, और जिन क्षेत्रों, जैसे कि यहाँ से पाकिस्तान की तरफ ट्रेन जा रही है और हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, तो उस ट्रेन में क्या है कि वहां के मुस्लिम, जहाँ पे जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वो हिंदुओं को काट रही है, जहाँ पे हिंदू जनसंख्या ज्यादा है वो मुस्लिमों को काट रही है। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे को काटते हैं, दंगा फैल जाता है, बहुत बड़ा है। काफी 5 से 10 लाख के बीच में लोग मारे जाते हैं। 5 से 10 लाख के लोग बीच में इस विभाजन में लोग मारे जाते हैं। जबरदस्ती धार्मिक परिवर्तन होता है, और बहुत ही गंदा माहौल फैल जाता है देश के अंदर। ठीक है, तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा आया। विभाजन का परिणाम बहुत ही खतरनाक भयावह था। ठीक है, इतिहास का ये एक जो बड़े बड़े विस्थापन थे उनमें से एक विस्थापन था। ठीक है, अब उसके बाद है रजवाड़ों का विलय। उसके बाद क्या हमारा? रजवाड़ों का विलय। तो जब हमारा देश आजादी के टाइम पे हमारे देश में 565 रियासतें थी। 565 रियासतों का मतलब क्या है कि पूरा ये भारत था, इसके लगभग 70% पे तो अंग्रेजों का सीधा राज था, और जो 30% क्षेत्र बचता है ना, इस क्षेत्र पर राजाओं, अपने देसी राजाओं का राज था। भारत के जो राजा थे उनका राज था। ये हम कह सकते हैं कि जितनी भी जनसंख्या थी, 4 लोगों में से प्रत्येक एक व्यक्ति किसी रियासत का व्यक्ति था। ठीक है, रियासत में रहने वाला था। तो 1/3 जनसंख्या रियासतों में रहती थी, 1/3 क्षेत्र रियासतों के पास था। तो अंग्रेजों ने क्या बोला इन राजाओं को? अंग्रेजों ने बोला इन राजाओं को, अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिए। ठीक है, 3 ऑप्शन कौन कौन से? पहला ऑप्शन दिया कि आप भारत में विलय कर सकते हो, आप भारत में शामिल हो सकते हो। दूसरा ऑप्शन दिया कि आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, और तीसरा ऑप्शन दिया कि आप आजाद रह सकते हो। ये 3 ऑप्शन दिए राजाओं को अंग्रेजों ने कि आप भारत में शामिल हो सकते हो, आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, या फिर आप आजाद रह सकते हो। तो अधिकतर जो राजा थे उन्होंने सोचा कि हम आजाद रहेंगे।
अधिकतर राजाओं ने क्या सोचा कि हम आजाद रहेंगे। लेकिन अगर वो आजाद रहते तो एक राष्ट्र निर्माण पॉसिबल नहीं था, एक अच्छा लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता, क्योंकि जहाँ पे राजाओं का राज था वहां पे राजतंत्र कायम होता। तो हमारे देश में लोकतंत्र कायम करना पॉसिबल नहीं था अगर ये राजा लोग आजाद रहते। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए एक हमारे नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये राजाओं से बातचीत करते हैं कि भाई आप भारत में विलय करो, भारत में शामिल हो जाओ, ठीक है। और ये राजाओं को कुछ मतलब उस टाइम पे कुछ विशेष अधिकार देते हैं जिनको परिविपर्श बोला जाता है कि भाई आपको अलग से अधिकार दिए जाएंगे, आप राजाओं की तरह रह सकते हो, और भी बहुत सारे अधिकार दिए गए इनको राजाओं को उस टाइम पे। लेकिन बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि भारत में शामिल हो जाओ, आपको अलग से अधिकार दिए जाएंगे, राजाओं की तरह ही रखा जाएगा। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे सरकार उनको खत्म कर देती है जो विशेष अधिकार थे राजाओं के, लेकिन शुरू में दिए जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बातचीत के जरिए इन राजाओं को मना लेते हैं और ये रियासतें भारत में विलय के लिए राजी हो जाती है। कुछ रियासतें पाकिस्तान में विलय कर लेती हैं थोड़ी बहुत, और अधिकतर जो रियासतें हैं भारत में शामिल होना चाहती हैं और वो शामिल हो जाती हैं। कुछ रियासतें हैं जैसे कुछ रियासतें हैं जैसे कि हैदराबाद थी, हैदरा ठीक है, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़। अब ये रियासतें क्या कहती हैं कि ये भारत में विलय के लिए राजी नहीं होती। सबसे पहले हम हैदराबाद की समस्या को देखते हैं कि हैदराबाद क्या कहना चाहता है था उस टाइम पे। तो हैदराबाद का जो क्षेत्र था ना, वो आज तो देखो हैदराबाद छोटा सा है, लेकिन उस टाइम पे हैदराबाद रियासत में आंध्र प्रदेश का एरिया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र और कर्नाटक कुछ क्षेत्र, तो ये पूरा ये जो क्षेत्र थे यहाँ पे, ये जो पूरी रियासत थी इसका नाम था हैदराबाद रियासत, ठीक है, हैदराबाद रियासत। और इसका जो शासक होता था उसको बोला जाता था निजाम। यहाँ के जो शासक थे उस शासक को क्या बोला जाता था, निजाम। मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत का मतलब ये जो निजाम था ना ये मुस्लिम था, और ये बहुत ही अमीर रियासत थी। हम कह सकते हैं उस टाइम के जो मेन 5-7 आदमी थे अमीर, उस टाइम का ये निजाम वो अमीर आदमी था, ठीक है। ये अंग्रेजों को पैसे देता था। पहला जो विश्व युद्ध होता है 1914 में, तो उस विश्व युद्ध में ये 2 करोड़ पाउंड की राशि देता अंग्रेजों को युद्ध में। इसलिए अंग्रेजों का इसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, अंग्रेज इसको सपोर्ट करते थे। तो अंग्रेजों ने भी इसको सपोर्ट किया, ठीक है भाई, तो आजाद रहना चाहता है तो हम भी आपकी सपोर्ट करते हैं, आजाद रहो। ये आजाद रहता है, ठीक है। हैदराबाद रियासत क्या रहती है, आजाद। ये ना भारत में विलय होती ना ही पाकिस्तान में विलय करती। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो आबादी थी, जनसंख्या थी, वो हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, और वो जनसंख्या भारत में विलय चाहती थी, और इसके लिए वो विद्रोह कर देती है। वो क्या कर देती है, विद्रोह। तो ये जो विद्रोह होता है, अब इसको दबाने के लिए निजाम सेना का प्रयोग करता है। निजाम की एक सेना होती है, उस सेना का नाम होता है रजाकार। रजाकार नाम की एक सेना होती है निजाम के पास। ये बहुत ही अत्याचारी सेना होती है। इसको भेजता है कि लोगों का जो विद्रोह है इसको शांत करो। तो ये सेना जाती है, लोगों की हत्याएं कर देती है, लूटपाट करती है, औरतों के साथ गलत व्यवहार करती है। तो ये जो रजाकार सेना होती है ये बहुत अत्याचार फैलाती है। तो जब ये ऐसा होता है तो भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है।
और ये जो रजाकार सेना अत्याचार कर रही थी ना, इसको रोकने के लिए भारत सरकार भारतीय सेना भेजती है। ठीक है, भारतीय सेना यहाँ पे जाके इस जो रजाकार सेना है इसको हराती है और हैदराबाद को भारत में शामिल कर लेती है। तो जो हैदराबाद का विलय होता है वो भारतीय सेना के द्वारा, या हम कह सकते हैं सेना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हैदराबाद खत्म, भारत में आ गए। उसके बाद कश्मीर समस्या, कश्मीर का विलय कैसे होता है? तो कश्मीर ये ऊपर का क्षेत्र, ये जो पूरा एरिया था ये था कश्मीर। ये भी बड़ी रियासत थी और इसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। ये एक हिंदू राजपूत शासक थे। ठीक है, डोगरा राजपूत थे, हिंदू शासक थे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टी थी, कंडीशन यहाँ पे क्या थी? यहाँ की जनसंख्या मुस्लिम ज्यादा थी। हैदराबाद में तो हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी और यहाँ पे जनसंख्या मुस्लिम ज्यादा थी। ठीक है, तो वो मुस्लिम जनसंख्या भी इससे क्या आजाद होना चाहती थी। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद, जब ये आजादी के टाइम पे तो ये आजाद रहता कश्मीर, कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान की सेना अटैक कर देती है इसके ऊपर। जब पाकिस्तान की सेना अटैक करती है तो उस अटैक से राजा की जो सेना है वो टक्कर नहीं ले पाती। फिर ये राजा अपने जो प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको बोलता है कि भाई हमारी रक्षा करो, हम भारत में शामिल हो जाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे लेकिन आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो हरि सिंह शामिल हो जाते हैं भारत में, कश्मीर का विलय कर देते हैं कुछ शर्तों के साथ। क्या क्या शर्त थी इनकी? जैसे कि ये बोलते हैं कि हमारा संविधान है वो भारतीय संविधान होगा, हम अलग संविधान बनाएंगे। कश्मीर का संविधान क्या होगा? अलग संविधान रहेगा। कुछ बातों को जैसे सुरक्षा, संचार, कुछ 2-3 बातों को छोड़कर भारत सरकार कश्मीर के किसी भी मामले में इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इन शर्तों के साथ एग्रीमेंट होता है और कश्मीर भारत में विलय कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जो मणिपुर रियासत होती है इसका विलय कैसे होता है? इसमें भी राजा होता है और ये राजा, वहां पे जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि वहां पे पार्टी होती है। ठीक है, और राजनीतिक पार्टी चाहती है कि भाई हम भारत में विलय करें। जनता के और जो राजनीतिक पार्टी है उनके मतभेद होते हैं, लेकिन इन मतभेद के बावजूद जो मणिपुर होता है ये क्या करता है? राजा, मणिपुर की जो राजनीतिक पार्टियां राजा के ऊपर दबाव डालती हैं और भारत में विलय के लिए उसको बाधित करती हैं। ठीक है, बाध्य करती हैं। तो मणिपुर भी क्या होता है कि इसका भारत में विलय हो जाता है। ठीक है, जूनागढ़ में भी चुनाव करवाए जाते हैं और जूनागढ़ का भी बाद में क्या किया जाता है? ये गुजरात में होता है क्षेत्रीय, तो इसका भी क्या होता है? भारत में विलय कर लिया जाता है। इस तरीके से ये जो रजवाड़े थे, रियासतें थी, इनका भारत में विलय किया जाता है और हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इतना आसान काम नहीं था। आज जैसे हम बता रहे हैं बहुत ही टफ वर्क था ये, लेकिन हमारे जो नेता थे उन्होंने इसको अंजाम दिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो कामयाब हुए इसमें। उसके बाद मैंने लिखा है गांधी जी की हत्या। तो ये देखो क्या है, गांधी जी, जब हमारा देश आजाद होता है तो उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे पूरा देश आजादी मना रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम पे विभाजन भी होता है और विभाजन के दौरान दंगे भड़क जाते हैं पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। तो गांधी जी है ना, आजादी के जश्न में भाग नहीं लेते, वो उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं जहाँ पे दंगे ज्यादा फैले हुए हैं। वो जाते हैं वहां पे, लोगों को मनाते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि भाई दंगे ना करो, आपसी भाईचारा बनाए रखो। तो उसके बाद वो बंगाल के क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पे लोगों को शांत करते हैं। फिर वो आ जाते दिल्ली आते हैं। तो जब बंटवारा होता है हमारा भारत पाकिस्तान का, तो हम पाकिस्तान को प्रोमिस करते हैं कि भाई हम उनको कुछ पैसे, कुछ करोड़ रुपए देंगे और जिससे वो अपने देश को चला सके। लेकिन हमारी जो सरकार थी वो पूरे पैसे नहीं देते, कुछ पैसे रख लिए जाते हैं बकाया। लेकिन गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आती। गांधी जी कहते हैं कि जब आपने प्रोमिस किया पाकिस्तान को तो पैसे देने पड़ेंगे, आप पैसे दो। तो उनके लिए वो अनशन पे बैठते हैं। हमारी भारत सरकार
फिर वो पैसे दे देती पाकिस्तान को जितने भी बकाया थे। और एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट क्या कि गांधी जी है ना मुस्लिम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग से सुरक्षा दी जाए, हमारे देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देंगे, सॉरी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या भी है। एक तरफ जो पाकिस्तान था वो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था, लेकिन भारत क्या है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दे रहे थे गांधी जी। तो इनकी जो ये 2-3 बातें थी ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं और वो गांधी जी के विरोध में चले जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति थे नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे क्या करते हैं, गांधी जी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 नाम लिखे हैं, जिन्ना और नेहरू। मोहम्मद अली जिन्ना है, ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते हैं, पाकिस्तान के बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। ये पाकिस्तान में लोगों को बुलाने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई पाकिस्तान में हम सबका विकास करेंगे, हिंदू मुस्लिम है वो अच्छे से रहेंगे, हिंदू भी मंदिर में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई व्यक्ति अपनी मन इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये सब वादे कर रहे थे ये जिन्ना। ठीक है, और ये उनकी स्टेटमेंट थी कि भाई यहाँ पे सबका विकास होगा, सब मन मर्जी से पूजा पाठ कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में आओ, हम पाकिस्तान का विकास करेंगे, आपका विकास करेंगे। इधर नेहरू अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। नेहरू ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अब भारत में शामिल हो, मुस्लिम कोई अलग नहीं है, हम मुस्लिमों का विकास करेंगे, मुस्लिमों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। और ये सारे दोनों क्या थे, प्रधानमंत्री थे अपने अपने देशों के, अपने अपने देश में लोगों को ये प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, तो जब हमारा देश बनता है तो ये सारी की सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, हमारे देश के निर्माण में या राष्ट्र के निर्माण में सारी की सारी समस्याएं होती हैं, और इन समस्याओं से हमारे उस टाइम के नेता हैं वो जूझते हैं, जनता भी जूझती है, नेता भी जूझते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पार्ट में हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से होता है। थैंक यू।